वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिस्टैरिसीस लूप के बारे में, राइट। यानी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का ये प्रॉपर्टी होता है। तो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिक्वेस्ट कर ले उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी ले करके बैठें, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर पीछे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे की वीडियोस को जरूर देखें और यहां तक पहुंचे। और तीसरा, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हिस्टैरिसीस हिस्टैरिसीस कर्व। हिस्टैरिसीस कर्व की बात अगर हम करें तो ये एक फेरोमैग्नेटिक का प्रॉपर्टी है। यानी इट इज फेरोमैग्नेटिक ferromagnetic material property it represent in terms of what? It represent in terms of I and H। I और H के टर्म्स में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अब आइए यहां पे हम देखते हैं ये एक स्टडी करते हैं और स्टडी कर करके एक ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं, राइट। एक ग्राफ को हम लोग प्लॉट करने जा रहे हैं। तो ये हम ले लेते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी आई के लिए, और ये हम ले लेते हैं किस चीज के लिए, एच के लिए। ठीक है। अब जरा सोचिए कि एक हम सोलेनोइड के अंदर सपोज हम करंट इसके अंदर दे रहे हैं। सपोज अभी करंट क्या हमारा क्लॉकवाइज है। सपोज द करंट इज इन क्लॉकवाइज, यानी इस डायरेक्शन में करंट हमारा जा रहा है। और कोई मैग्नेटिक मटेरियल आपने रखा, उसको आप क्या कर रहे हैं, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। क्या है ये हमारा फेरोमैग्नेटिक। अब आप क्या करें, इसके अंदर जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स यानी एच आप लिए हैं, इसकी वजह से ये क्या होगा, हमारा मैग्नेटाइज होगा। बात समझ कि नहीं। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा मैग्नेटाइज होगा। सोचिए रे, इनिशियली 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 आप लेते क्या है, H इज इक्वल टू 0, यानी ये इससे कोई भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स पास आप नहीं करा रहे हैं। आप H इज इक्वल टू 0, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी क्या होगा हमारा, 0। लेट करंट
passes through the solenoid let current passes through the solenoid in clockwise direction. आप लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मान लेते हैं कि आपने इनिशियली लेना शुरू किया, तो आप क्या कर रहे हैं, H इज इक्वल टू क्या होगा हमारा NI, यही होता था हमारा, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ व्हाट, मैग्नेटाइजिंग फोर्स। तो आपने क्या किया, मैग्नेटाइजिंग फोर्स दिया और ये मैग्नेटाइज होना शुरू हुआ। तो आप क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स देते हैं, यानी मैग्नेटाइजिंग फोर्स को आप इंक्रीज करते हैं, ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन भी इंक्रीज करता है, यानी H increases, क्या होगा हमारा I भी इंक्रीज होगा, H increases, I increases। तो इनिशियली क्या है हमारा H0 तो I0, आप यहां से प्लॉट करेंगे, इसको मान लेते हैं क्या हम O, राइट। तो जैसे जैसे आप क्या करते हैं, H को बढ़ाते हैं, हमारा I भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है, I भी हमारा बढ़ता है। यानी होता क्या है कि जो इसका डोमेन है उसको क्या करता है, अलाइन करता है, ठीक है। जैसे जैसे जो है इसका मटेरियल्स का यानी मैग्नेटाइज फोर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, इसका डोमेन और ज्यादा अलाइन होता जाएगा। तो क्या होगा हमारा, इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा, क्योंकि एटॉमिक डायपोल क्या होगा हमारा, अलाइन होगा, जितना ही ज्यादा अलाइन होगा उतना ही ज्यादा इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ने का मतलब क्या हो गया, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ना, क्योंकि आपने पढ़ा था मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आई कहते हैं। तो होता क्या है कि ये बढ़ता गया और एक टाइम आता है ये ऐसे बढ़ा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, ठीक है। जैसे जैसे अलाइन होगा वैसे वैसे इसका क्या होगा हमारा, यानी मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ेगा। मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ने का मतलब क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बढ़ना। अब होता क्या है, एक टाइम ऐसा पहुंच जाता है हमारा, यानी क्या होगा हमारा, जितना इसका एटॉमिक डायपोल होगा, जितना इसका डोमेन होगा, वो सारे का सारा जब अलाइन हो जाएगा, जब सारा का सारा अलाइन हो जाएगा, तो आप कितना भी मैग्नेटाइजिंग फोर्स आपको बढ़ाएंगे, तो अब तो और कोई चीज है नहीं कि अलाइन हो, है ना, यानी उस सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा, राइट। तो क्या होगा हमारा, एक सेचुरेशन लेवल आ जाएगा, यानी एक सेचुरेशन लेवल पे पहुंच गया ये हमारा, यानी इसके बाद से ये कुछ भी करेंगे ये स्ट्रेट जाएगा, ठीक है, यानी ये सेचुरेशन लेवल पे ये पहुंच गया, यानी ओ से ए पे पहुंचा, राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। तो मेरा ख्याल है इस पार्ट को आपने नोट कर लिया होगा, हम मिटा देते हैं। तो क्या होता है, ये हमारा एक सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाता है, ठीक है। अब आप जब सेचुरेशन लेवल पे पहुंच गया तो कोई फायदा नहीं है मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाने का, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, मैग्नेटाइजिंग फोर्स को डिक्रीज करके कहां तक लेके आते हैं, जीरो पे, यानी डिक्रीज कर करके एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स H decreases to zero, तो देखा ये गया कि इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा, इसके अंदर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट रह गया, रिटेन कर गया, यानी जो अलाइन हुआ था वो फिर हमारा रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट
नहीं हो गया। ठीक है, तो कुछ ना कुछ क्या हो गया, इसके फेरोमैग्नेटिक के अंदर हमारा अलाइनमेंट बाकी रह गया। अलाइनमेंट बाकी रहने की वजह से क्या होगा, हमारा ये इसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट रह गया। मैग्नेटिक मोमेंट रहने का मतलब क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह गया। इवन आपने क्या किया, मैग्नेटिक फोर्स को धीरे धीरे विड्रॉ कर लिया। धीरे धीरे विड्रॉ करने के बाद भी इसके अंदर क्या रहा, हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह गया। थोड़ा इसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह गया। तो आप क्या करें, यू आर विड्रॉइंग, आपने बढ़ाया तो फिर घटाते घटाते इसको कहां पे ले गए, हम 0 पे ले गए। लेकिन उसके बावजूद भी इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रह गया। ठीक है, तो एज मैग्नेटाइजिंग फोर्स H डिक्रीजेस टू 0, है ना, I will not 0, will not 0. It has intensity, it has some intensity of magnetation. It has some intensity of मैग्नेटाइजेशन। तो आपने क्या किया, तो इसके पास क्या हो गया, हमारा ये O से A से B पे पहुंच गया ये। तो इसके अंदर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो रह गया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। यानी ये जो OB जो है, OB represents the retentivity. OB represents the retentivity. Sorry, retentivity. ओके बच्चों, तो OB क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा रिटेंटिविटी को। ओके ओके बच्चों, ओहो आई नहीं, इट विल, तो इट हैज सम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी। सॉरी, यहां पे लिख देते हैं, कॉल्ड रिटेंटिविटी। तो OB जो है हमारा इस ग्राफ में, OB किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, हमारा रिटेंटिविटी। राइट बच्चों, अब हम क्या करते हैं, यानी इसके अंदर कुछ ना कुछ क्या हो गया, हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह गया। ठीक है, अब कहानी यहां से पलट देते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स को लगाते हैं। यानी इसके डायरेक्शन को हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, पहले क्लॉकवाइज था, तो मान लीजिए अब हम एंटी क्लॉकवाइज कर देते हैं, है ना। if magnetizing force, if the direction of magnetizing force changes, यानी करंट का जो डायरेक्शन हम ले रहे हैं वो क्या, अब क्लॉकवाइज, अब आई क्या हो गया हमारा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो आप क्या किए, एक अब आप अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं, अपने आप जो है ना क्या हो गया, हमारा अलाइन जो हुआ था अपने पोजीशन पे नहीं पहुंचा। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक अपोजिट डायरेक्शन में लगाना शुरू किया।
या अपोजिट डायरेक्शन लगाएंगे तो जिसका जो अलाइन रह गया था उसको क्या करेगा, फिर उसके ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा देगा, राइट, जहां से वो अलाइन हुआ था। तो उससे तो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इसके अंदर रह गया था वो भी क्या होगा, हमारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, यानी ये, सॉरी ऐसे हम ले लेते हैं, थोड़ा ग्राफ को एक ही मतलब में बना देते हैं। ठीक है, तो ओ ए बी, अब ये इस पॉइंट्स को हम ले लेते हैं सी। तो इफ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फोर्स चेंजेस, द इंटेंसिटी ऑफ the intensity of the intensity of the intensity of magnetization I decreases to zero, decreases to zero. Such magnetizing force is called coercivity. उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोर्सिविटी कहते हैं। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, होप यू आर नोटेड। तो इसको हम मिटा देते हैं। तो यहां पे जो है कोर्सिविटी को जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो किस चीज से करेंगे, यानी ओसी से, राइट। यानी ओसी क्या कहलाएगा, हमारा कोर्सिविटी। फिर हम फाइनली क्या करते हैं, हम एच इंक्रीज करते चले जाते हैं। जैसे जैसे एच इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे एच हम इंक्रीज करेंगे, फिर ये इंक्रीज होते 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 यानी इन द डायरेक्शन ऑफ एच ये अलाइन होगा। ठीक है, और अलाइन होते होते क्या होगा हमारा, जब सारा डोमेन का एटॉमिक डायपोल अलाइन हो जाएगा, ठीक है, तो वो सेचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। अब आप चाहे जितना मर्जी आप सॉरी मैग्नेटाइजिंग फोर्स को बढ़ाएंगे, उसके अंदर फर्दर कोई भी मैग्नेटिक मोमेंट नहीं आएगा, राइट, क्योंकि सेचुरेट कर गया। जब सारा ही अलाइन हो गया, जब कुछ बचा ही नहीं, तो आप किसको अलाइन करेगा, राइट बच्चों। तो हम क्या करते हैं, एच इंक्रीज करते हैं, एच इंक्रीजेस, आई इंक्रीजेस, आई increases in the direction of h, in the direction of, sorry, I increases, क्योंकि यानी क्या होता है, हमारा डोमेन उसका अलाइनमेंट होता है इन द डायरेक्शन ऑफ एच, राइट। तो आई इंक्रीजेज, एच इंक्रीजेस। तो एक टाइम ऐसा आता है, क्या होता है हमारा, इसके सारे जो एटॉमिक सारे डोमेन जो है वो क्या होता है, हमारा अलाइन हो जाता है। तो आई एच इंक्रीजेज, आई इंक्रीजेज आफ्टर some time all atomic dipole of domain aligned and it reach
टू सैचुरेशन लेवल, सैचुरेशन लेवल। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया। अब फर्दर जो है हमारा, ठीक है, आप चाहे जितना मर्जी एच को आप इंक्रीज करें, यानी आई जो है वो इंक्रीज नहीं करेगा आफ्टर सैचुरेशन, आफ्टर saturation I will not increase, I will not increase। तो क्या हो गया हमारा एक, यानी इट रीचेज व्हाट, द सैचुरेशन लेवल, यानी सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया चीजें। ठीक है, तो अब यहां पे आने के बाद, यानी मान लीजिए डी पॉइंट पे क्या हो गया हमारा, ये सैचुरेशन लेवल पे आ गया। उसके बाद से आप कुछ भी बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। अब फिर वही कहानी होगा, जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे, है ना, जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ही आप विड्रॉ करेंगे तो पूरी तरह से ये विड्रॉ, इसके अंदर कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रह जाएगा, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी बोलते हैं। तो अगेन H decreases to 0, है ना, बट I has, but specimen has some magnetic property, यानी some intensity of magnetization, some I, यानी उसके अंदर कुछ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रह जाता है। इसी चीज को हम लोग पहले भी पढ़ा था, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी। फिर आप क्या करेंगे, बढ़ाते जाएंगे, यानी अब यहां पे जैसे जैसे आप कहा कि 0 ले, फिर आप उसी डायरेक्शन में ले जाएंगे। आप क्या करेंगे फिर, यानी एंटी क्लॉकवाइज से, फिर आप क्या करेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को देना शुरू करेंगे। फिर क्या होगा हमारा, H इंक्रीज करेगा, H इंक्रीजेस, I इंक्रीजेस, I इंक्रीजेस, और फाइनली हमारा क्या होगा, फिर जाकर के ये सैचुरेशन लेवल पे पहुंच जाएगा। और इस तरह से ये हमारा कर्व का फॉर्मेशन हो, A B C D, इसको आप E ले लीजिए। ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व बोलते हैं। पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो यही हमारा क्या कहलाता है, हिस्टैरिसीस कर्व कहलाता है। इसको मिटा देते हैं। दिस इज द हिस्टैरिसीस कर्व। यानी ये जो हमारा लूप बना, द लूप ए बी सी डी, द लूप ए बी सी डी ई ए is called hysteresis curve, hysteresis curve। तो ये हमारा क्या कहलाता है, हिस्टेरिसिस कर्व कहलाता है बच्चों। ठीक है, तो कहानी क्या होता है हमारा, अब हम जानना चाहते हैं एनर्जी डिसिपेशन के बारे में। एनर्जी डिसिपेशन,
तो होता क्या है कि जैसे ये मटेरियल है हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, ऑब्वियसली जब आप इसके अंदर से, चाहे वो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, चाहे वो आयरन हो, निकल हो, कोबाल्ट हो, राइट बच्चों, तो इसका जो डोमेन है वो क्या होता है हमारा, अलाइन होता है। डोमेन के अंदर क्या होता है हमारा, एक अलाइनमेंट होता है, और फिर उसका क्या होता है हमारा, रेंडमाइजेशन होता है, फिर अलाइनमेंट होता है, फिर क्या होता है हमारा, रेंडमाइजेशन होता है, राइट। तो होता क्या है कि उसके जो मोमेंट की वजह से उसके अंदर क्या होता है हमारा, हीट डेवलप होता है, और उस हीट की वजह से हमारा एनर्जी क्या होता है, हमारा डिसिपेट्स होता है, यानी एनर्जी डिसिपेट यानी एनर्जी जाया होता है। ठीक है, तो इन hysteresis loop, energy dissipates in ferromagnetic substance in the form of heat। किसके फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट्स होता है हमारा, हीट के फॉर्म में। और जो एनर्जी डिसिपेशन कितना होता है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ द लूप निकालते हैं। ठीक है, तो डिसिपेट्स एनर्जी dissipates is equal to area of hysteresis loop, area of hysteresis loop किसके बराबर होता है हमारा, एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप के बराबर होता है, जो एनर्जी इसके अंदर से जाया होता है, डिसिपेट्स होता है इस प्रोसेस के दौरान। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, अब आइए हम देखते हैं, यानी हिस्टैरिसीस कर्व हम ड्रॉ कर रहे हैं सॉफ्ट आयरन और स्टील के लिए, राइट। hysteresis curve for soft iron and steel। hysteresis curve for soft iron and steel, राइट बच्चों। तो अब इसको अगर हम ड्रॉ करें, इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम ले रहे हैं क्या, आई के लिए, और ये मैग्नेटाइजिंग फोर्स के लिए एच। तो जब हम कर्व ड्रॉ करते हैं, तो हमारा एक मिनट, ठीक है। और भी इसको हम पतला दिखा सकते हैं थोड़ा, चलिए रहने देते हैं।
तो ये हिस्टेरिसिस कर्व लिया इसके लिए हमने, जो आया हमारा सॉफ्ट आयरन के लिए, सॉफ्ट आयरन, दिस इज फॉर द सॉफ्ट आयरन। चलिए कोई नहीं, ठीक है। और हम स्टील के लिए जब हम लेते हैं, ठीक है, ये हम ले रहे हैं क्या इसके लिए, स्टील के लिए। तो ये हिस्टेरिसिस कर्व आया। आप ये देख रहे हैं कि सॉफ्ट आयरन का रिटेंटिविटी क्या हमारा ज्यादा है और स्टील का रिटेंटिविटी क्या हमारा कम है। तो क्या आपने देखा, ऑब्जर्व किया, पहला कि रिटेंटिविटी ऑफ रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन is greater than retentivity of स्टील। इसलिए जो है हमारा जो सॉफ्ट आयरन जो है वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा सॉफ्ट आयरन is strongly magnetized than steel। दूसरा हमारा क्या, कोर्सिविटी की अगर हम बात करें, देखिए कोर्सिविटी क्या है हमारा, स्टील का ज्यादा है, सॉफ्ट आयरन का क्या होता है हमारा कम होता है। यानी कोर्सिविटी of soft iron is less than that of steel। So soft iron easily demagnetize than steel। नेक्स्ट है हमारा, यानी हिस्टेरिसिस कर्व की बात करें तो स्टील का ज्यादा है, सॉफ्ट आयरन का क्या हमारा कम है। यानी आप एनर्जी जो लॉस होगा वो किसका ज्यादा होगा, हमारा स्टील का, ठीक है। यानी हिस्टेरिसिस एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप, एक मिनट जगह है ना इसमें, हाँ है, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप ऑफ
soft iron is less than that of steel. So energy dissipation of soft iron is less than that of स्टील। तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा स्टील का जो एनर्जी का डिसिपेशन होगा वो क्या होगा, हमारा ज्यादा होगा, और सॉफ्ट आयरन का क्या होगा, हमारा कम होगा। तो यही हिस्टैरिसीस कर्व ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को ये जानकारी मिली, हम लोग को नॉलेज प्राप्त हुआ बच्चों, गेन हुआ, राइट। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं क्या है हमारा। अब सोचिए, हम बात करते हैं कि इसको यूज की बात कर रहे हैं, यूजेस। फेरो मैग्नेटिक। अब जैसे आप क्या है, परमानेंट मैग्नेट, तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या चाहिए, हाई रिटेंटिविटी चाहिए, यानी जल्दी क्या होगा, हमारा मैग्नेटाइज हो जाए। तो हाई रिटेंटिविटी चाहिए, यानी मैग्नेटाइज रहे हो, ठीक है। यानी आपने ड्रॉ भी कर दिया मैग्नेटाइजिंग फोर्स उसके अंदर, फिर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी फिर भी वो मैग्नेटाइज रहे, यानी उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रहे, राइट। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या चाहिए, हाई रिटेंटिविटी। एक तो हाई रिटेंटिविटी चाहिए, दूसरा हाई, यानी उसका जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन हो आसानी से खत्म नहीं हो, राइट। तभी तो परमानेंट मैग्नेट रहेगा। तो क्या होगा हमारा दूसरा, हाई कोर्सिविटी चाहिए। तो इस चीज के लिए क्या करेंगे, परमानेंट मैग्नेट के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, स्टील का रिटेंटिविटी जो है वो क्या होता है, हमारा सॉफ्ट आयरन से थोड़ा कम होता है, लेकिन इसका कोर्सिविटी बहुत ज्यादा होता है। यानी ये जितना जो मैग्नेटाइज होगा वो बहुत देर तक उसके अंदर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन रहेगा, आसानी से वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका खत्म नहीं होगा, उसकी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन खत्म नहीं होगा, राइट। तो परमानेंट मैग्नेट के लिए क्या चाहिए, हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी। तो इसलिए हम यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट के लिए कौन सा यूज करेंगे, स्टील यूज करेंगे। स्टील इज used for permanent magnet, ठीक है। अब आप सोचिए, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के केस में क्या चाहिए, लो रिटेंटिविटी चाहिए, और लो कोर्सिविटी चाहिए, लो कोर्सिविटी चाहिए, ठीक है। लेकिन आप क्या देखते हैं कि स्टील के केस में कोर्सिविटी बहुत ज्यादा होता है, यानी उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जाएगी ही नहीं, राइट। सॉफ्ट आयरन के केस में कोर्सिविटी काफी कम होता है,
यानी जल्दी से क्या होता है, ये हमारा मैग्नेटाइज तो बहुत तेजी से होता है सॉफ्ट आयरन केस में, रिटेंटिविटी हाई है, लेकिन कोर्सिविटी भी यानी जल्दी से हमारा डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन को इस्तेमाल करेंगे। सॉफ्ट आयरन इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेट। नेक्स्ट है हमारा, मान लीजिए ट्रांसफार्मर की हम बात करें, किस चीज की, ट्रांसफार्मर की बच्चों। ट्रांसफार्मर में क्या है कि एनर्जी का लॉस नहीं हो ज्यादा। आपका जॉब क्या होता है ट्रांसफार्मर के लिए, ये एनर्जी का लॉस हमारा ज्यादा नहीं हो, समझे कि नहीं। तो अगर दोनों की बात अगर हम करें तो यानी एक अच्छे ट्रांसफार्मर के लिए क्या चाहिए, लो हिस्टैरिसीस लॉस चाहिए, लो हिस्टैरिसीस, लो हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस यानी लो क्या है हमारा, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। हिस्टैरिसीस लॉस का मतलब डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। अब आप ये देख रहे हैं कि स्टील के केस में क्या होता है हमारा, हाई डिसिपेशन ऑफ एनर्जी होता है, हिस्टैरिसीस लॉस ज्यादा है। सॉफ्ट आयरन के केस में क्या है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या है हमारा, कम है। तो इसलिए ट्रांसफार्मर के केस में हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन। ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉफ्ट आयरन। ओके बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड द ऑल कॉन्सेप्ट। पूरा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था इस लेक्चर में, या पहले के भी लेक्चर, टोटल मैग्नेटिज्म एंड मैटर में ज्यादातर क्या है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट था। तो मेरा ख्याल है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।